चलिए आइए अब 1857 की क्रांति। चलिए है संद्रय अब पढ़िए अब 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति को हम लोग पांच भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले 1857 की क्रांति के स्वरूप और प्रकृति को देखेंगे। इसके बाद कारण को देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई है उसका कारण क्या है। इसके बाद कौन है जी यहां पे? हाँ, प्रसार एवं नेतृत्वकर्ता। और इसके बाद असफलता के कारण, और उसके बाद जो है आपको परिणाम। अरे इसलिए आपको खोज रहे थे। अरे नहीं उधर नहीं करना है, इसलिए आपको खोज रहे थे कि जो एप्लीकेशन पर आज हम एप्लीकेशन देख रहे थे इस बैच में, तो चैप्टर नंबर 2 आप लोग गायबे कर दिए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के में 2 को घुसा दिए हैं, समझ गए? तो मतलब चैप्टर 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ठीक है, तो 2 गायब हो गया है। तो देख लीजिएगा, बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना जहां पढ़ाए हैं उस लेक्चर में लिख दीजिएगा चैप्टर नंबर 2। विद्यार्थी अकबकाते रहता है, सर 1 है, 3 है, 4 है और 2 कहाँ है? 2 है, लेकिन जो है 1 में चल गया। ठीक है, तो ये 5वां अब पढ़ाने लगे हैं। तो आज तो ठीक है, रहने दीजिए इसी में, लेकिन अगले क्लास में लिख दीजिएगा 1857 की क्रांति। लिख दिए हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आइएगा। सबसे पहली बात, 2, 4, 5, 10 फैक्ट है। जो 2, 4, 5, 10 फैक्ट है, उस फैक्ट से पहले आप अवगत होइए, फिर आगे आएंगे हम लोग, देखेंगे चीजों को, समझेंगे चीजों को। लेकिन सबसे पहले 2, 4, 5, 10 जो फैक्ट है, उस फैक्ट को आप सुनिए, समझिए। जैसे सीधा सीधा पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विरोधी दल का नेता कौन था? सेनापति कौन था? मुगल बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सबसे मजबूत पक्ष क्या था? ये तमाम अपने आप में फैक्ट है, और जो ये तमाम अपने आप में फैक्ट है, ये फैक्ट सीधे सीधे आपको याद रखना है। तो आइए मेरे साथ हम क्वेश्चन आंसर बोलते भी जाएंगे और साथ ही साथ याद भी करवाते जाएंगे। पहली बात, जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले यह बात कम से कम 2 से 3 बार बतलाए, जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे तो 2 से 3 बार बतलाए हैं
आपको कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862, उसी बीच में 1857 है, तो स्वाभाविक सी बात है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल रहे होंगे लॉर्ड क्लियर, याद हुआ? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? आए। इसके बाद अब इस समय मुगल बादशाह, देखिए अंतिम मुगल बादशाह, अगर अंतिम मुगल बादशाह की बात करेंगे तो अंतिम मुगल बादशाह हुआ है बहादुर शाह जफर, 1837 से 1858, 1837 से 1858, या कहीं कहीं 1838 से 1858 भी रहता है, तो 1838 से 1858 आप मान लीजिए। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल है ये। इस अवधि के दौरान ही 1857 आता है। 1857 की क्रांति के समय जो भारत के मुगल बादशाह हुआ करते थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह, ठीक है, तो दूसरा फैक्ट याद हुआ जी। इसके बाद इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड पामस्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 से 62वीं बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा था, 1919 के भारत शासन अधिनियम जब पारित हुए थे तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। यह प्रश्न जो है आपको पूछा गया है 60 से 62वीं बीपीएससी में। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमें यह बतलाता है कि कुछ खास अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, इस बात को याद करना अति आवश्यक है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तब कौन था, 1857 के विद्रोह के समय कौन थे, 1919 के अधिनियम पारित होने के समय कौन थे, 1935 के समय कौन थे, आजादी के समय कौन थे। इतना भी याद रख लीजिएगा, अगर प्रश्न आएगा तो मूल तौर पर यहीं से आता है, इससे बाहर नहीं आता है। तो 1857 के विद्रोह के समय हुआ करते थे लॉर्ड पामस्टर, लॉर्ड पामस्टर, लॉर्ड पामस्टर। 1857 के विद्रोह के समय वही जो विरोधी दल के नेता हुआ करते थे उनका नाम था डिजरायली। क्या नाम था? डिजरायली। क्या नाम था? याद हो न रहा है? इसके बाद जब 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन, जॉर्ज एनिसन था। लेकिन 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 जॉर्ज एनिसन से विद्रोह संभल नहीं रहा था, जिस वजह से जॉर्ज एनिसन के स्थान पर अगला सेनापति बनाकर भेजा गया कैंपबेल को। किसे भेजा गया? कैंपबेल को। इसलिए आप देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि अधिकतर जगह विद्रोह को दबाया कौन था? मुख्य सेनापति ही वही था। तो दबाएगा ना तो क्या करेगा? विद्रोह दबेबे न करेगा। विद्रोह को दबाने के लिए ही कैंपबेल आया था, तो विद्रोह को दबाया। समझ गए? तो ये बात है। अब इस विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह है वह है आपको चपाती और कमल का फूल। चपाती और या रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल। वही इस विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष रहा है, इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष रहा है क्या? तो रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह में भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक होकर कंधा से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट किया। यही इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हुआ करता था। साथ ही साथ इस विद्रोह के दौरान
इस विद्रोह के दौरान जितने भी क्रांतिकारी लोगों ने भाग लिया, कोई भी देश के लिए नहीं भाग लिया था। आप भ्रम में मत रहिएगा कि देश को आजाद करवाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, लियाकत अली खां, जयदयाल, हरदयाल, राजा प्रताप सिंह, मनीराम दत्त, गजाधर सिंह, कदम सिंह, देवी सिंह, पीर अली, ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी भागीदारी 1857 के विद्रोह में रहा है, जिनकी भागीदारी 1857 के विद्रोह में रहा है। लेकिन कोई भी देश के लिए ना लिया था भाग। सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था जिस वजह से वो पार्टिसिपेट की। बेगम हजरत महल का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था जिस वजह से वह पार्टिसिपेट की। नाना साहब का अपना स्वार्थ छिपा हुआ था जिस वजह से वह पार्टिसिपेट किए। तो किनका क्या स्वार्थ था, थोड़ा सा आप जानिए। आपको जो नाना साहब थे, नाना साहब जो कि कानपुर से 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे, उनके पिता थे बाजीराव द्वितीय। अपने पिता नहीं थे, जन्म देने वाले पिता नहीं थे, गोद लिए थे इनको, नाना साहब को। बाजीराव द्वितीय ने अंतिम पेशवा है। बाजीराव द्वितीय जानते हैं कौन है? अंतिम मराठा पेशवा है ना जी। हाँ, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज पेंशन देता था और बाजीराव द्वितीय कानपुर में रहता था। बाजीराव द्वितीय जब तक जीवित रहे, 1853 तक जीवित रहे थे। 1853 में बाजीराव द्वितीय जब तक जीवित रहे तब तक उन्हें पेंशन मिलता रहा। 1853 में जब बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया तो उन्होंने जो नाना साहब को पुत्र गोद लिया था, अंग्रेजों ने नाना साहब को कहा कि आप उसके अपने पुत्र थोड़े हैं, ना है, आप तो गोद लिए हुए पुत्र हैं। अगर आप उनके अपने पुत्र होते तब हम आपको पेंशन देते, लेकिन आप तो गोद लिए हुए पुत्र हैं, इसलिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब को पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। नाना साहब अपने पेंशन को बहाल करवाने के लिए पैरवी हेतु अजीमुल्ला को लंदन भेजे। अजीमुल्ला को लंदन भेजे। अजीमुल्ला नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला लंदन गया, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। नाना साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, अंग्रेजों से लड़ने के अलावा नाना साहब के पास कोई रास्ता नहीं था। तो नाना साहब ने देखा कि अंग्रेज
तो बात मान ही नहीं रहा है, करे तो करे का। तो जब 1857 के क्रांति की शुरुआत विद्रोही सिपाहियों ने किया, नाना साहब कहा विद्रोही सिपाही को, तुम्हारा दुश्मन जैसे अंग्रेज है, हमरो दुश्मन अंग्रेजे है, हम लड़ेंगे। और फिर नाना साहब लड़े, भले बाद में भागकर चल गए नेपाल, वो अलग बात है, लेकिन लड़े। तो नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हुआ, इसी वजह से भाग लिए। एक आध और एग्जांपल समझ लीजिए। बेगम हजरत महल अवध से पार्टिसिपेट की थी। अवध के अंतिम नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह के ऊपर जेम्स ऑट्रम ने आरोप लगाया शासन चलाने में ये सक्षम न है, और फिर वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से हटा दिया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में मिला लिया। जब यह घटना हुई तो बेगम हजरत महल अंग्रेजों से गुहार लगाई कि देखिए वाजिद अली शाह तो अच्छा से शासन चला ही रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोग आरोप लगाए, चलिए ठीक है, उनको गद्दी से हटा दिए। मेरा अपना बेटा है बिरजिस कादिर, वो अवध का अगला नवाब बनेगा, अवध हमको दीजिए। बेगम हजरत महल अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें अवध वापस दे दिया जाए। अंग्रेज कहा ना, एकदम ना देंगे, दिल्ली के बगल में है, कैसे दे देंगे, ना देंगे। तो अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को दिल्ली देने से, अवध देने से इनकार कर दिया। और फिर यही कारण रहा कि बेगम हजरत महल कूद पड़ी 1857 के विद्रोह में, ताकि अवध दोबारा प्राप्त कर सके। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी। उनके पति हुआ करते थे गंगाधर राव, मर गए। गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो भी मर गया। तो रानी लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र नहीं था, पति भी मर गया। तो रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र गोद ली थी, उसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। और रानी लक्ष्मीबाई अपना संरक्षिका बनी और दामोदर राव को झांसी का महाराज बनाया। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ना, गोद निषेध प्रथा लागू होगा इस पे। और फिर अंग्रेज 1853 में झांसी को मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई गुहार लगाई कि दे दीजिए हमको झांसी। अंग्रेज कहा ना, एकदम नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए 1857 के विद्रोह में कूदी। अब तो स्पष्ट ही हो गया होगा कि 1857 के विद्रोह में कोई देश के लिए नहीं लड़ा, बल्कि अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ा। जैसे अभी आप आते हैं, आपका अपना स्वार्थ है तब आप आते हैं,
हम पढ़ाते हैं, मेरा अपना स्वार्थ है। इतना बड़ा जो पेट कर लिया है, इसमें जाना चाहिए। अब जो है बड़ी दिक्कत हो रहा है। एगो रनिंग मशीन ऑर्डर कर दिए हैं, आ जाएगा 1 से 2 दिन में। अब दौड़ेंगे हम सुबह उठ करके। ग्राउंड जाना पॉसिबल है नहीं, अपने रूमे में सब चीज व्यवस्था कर रहे हैं। अब जिम अपने रूम को बना रहे हैं महाराज। हाँ, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। तो अब ठीक नहीं लगता है, क्या बताएं, बड़ी दिक्कत है। अरे ये साल जाते जाते एकदम फिट हो जाएंगे हम। चलिए, तो ये सब बेसिक जानकारी है, रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मूल जानकारी पर। देखिए, 1857 की क्रांति को लेकर 1857 की क्रांति को लेकर 1857 की क्रांति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। आखिरकार 1857 का क्रांति क्या है क्या? ये सिपाही विद्रोह है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, षड्यंत्र है, युद्ध है, या है क्या? ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि मोदी जी कोई भी काम करेंगे, बीजेपी के लोग उसका समर्थन करेगा और कांग्रेस वाला विरोध करेगा। कांग्रेस वाला छोटा रूप में दिखाएगा और बीजेपी के लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। तो अब जब भारत में 1857 का क्रांति होना प्रारंभ हुआ, जब भारत में 1857 का क्रांति होना प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने इसे छोटा रूप में दिखाने का प्रयास किया है। ये तो छोटका मोटका जो है सिपाही विद्रोह है, ये थोड़े कुछ है, कुछ ना है। अधिकतर अंग्रेज इसको सिपाही विद्रोह के रूप में होने वाला एक छोटा विद्रोह कहकर खारिज कर दिया। कहा है छोटका मोटका विद्रोह है, सिपाही विद्रोह। देखिए, 1857 की क्रांति को लेकर भारतीय विद्वानों का अपना अलग मत है, ब्रिटिश विद्वान का अपना अलग मत है। भारतीय विद्वान आम कहता है, ब्रिटिश विद्वान इमली कहता है। अब ये आम क्या है और इमली क्या है, इसको जानना है हमें। तो वो जो विद्वान सब अलग अलग रूप में 1857 की क्रांति को दिखाने का प्रयास किया है, उसी में कुछ विद्वानों की राय हम लोग जान लेते हैं। विशेष तौर पर हम उन्हीं विद्वानों की राय को जानेंगे जिनके विषय में परीक्षा पूछ चुका है या फिर पूछने की संभावना है।
और जो प्रश्न एक बार पूछ दिया गया है उसी प्रश्न के आगे पूछने की संभावना होती है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले भारतीय विद्वान क्या सोचते हैं इसको लेकर और ब्रिटिश विद्वान क्या सोचते हैं इसको लेकर। भारतीय विद्वान क्या सोचते हैं और ब्रिटिश विद्वान क्या सोचते हैं। भारतीय विद्वानों में एक विद्वान है एस.एन. सेन, S.N. सेन। कुछ विद्यार्थी कहेगा, सोच रहा होगा सर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सब चीज हम ही बताएंगे, मुंह में तोड़ देंगे हम। फुल फॉर्म क्या होता है हम जानबो करते हैं तो नहीं बताएंगे। एस.एन. सेन, एस.एन. सेन 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले इतिहासकारों में एक प्रमुख इतिहासकार हैं जो एक सरकारी इतिहासकार के तौर पर 1857 की क्रांति को लिखने का काम किया है। देखिए 1857 की क्रांति पर लिखने के लिए सबसे पहले सरकारी इतिहासकार बनाया गया था आरसी मजूमदार को। आरसी मजूमदार को बनाया गया, लेकिन वो जो है ना वन साइडेड होकर के लिखने लगा, मतलब वो ब्रिटिशे के पक्ष में लिखने लगा, जबकि सरकारी इतिहासकार है तो निष्पक्ष लिखना चाहिए, लेकिन वो जो है उसका झुकाव उधर था ज्यादा। तो फिर आरसी मजूमदार को जो है कहा ना आप अपना विचार अपने पास रखिए। फिर जो है एस.एन. सेन को लाया गया। 1857 के विद्रोह या 1857 की क्रांति पर लिखने वाला सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन है, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है 1857 ही, अंग्रेजी में 1857। 1857 काफी विस्तार पूर्वक इन्होंने अपनी रचना में 1857 के विद्रोह का जिक्र किया है, और इन्होंने निष्पक्ष होकर 1857 के विद्रोह का विश्लेषण दिया अपनी पुस्तक में। देखिए आगे जब आप 1857 के विद्रोह के कारणों को देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल शामिल हुआ। उस एनफील्ड राइफल में कारतूस अलग से भरना होता था, और जो कारतूस था उस पर मोटी कवर था, और उस मोटी कवर को दांत से खोलना होता था, और तब उस कारतूस को एनफील्ड राइफल में भरना पड़ता था। तो कारतूस के ऊपर जो मोटी कवर था जिसको दांत से खोलना होता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि सच में उसमें गाय और सूअर का चर्बी मिला हुआ था। अंग्रेज ऐसा जानबूझकर कर रहा था। अब क्यों कर रहा था जानबूझकर अंग्रेज? तो देखिए बात ऐसन है कि अंग्रेज
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहता था। अंग्रेज भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहता था। अब भारत के लोग ईसाई धर्म अपनी भी नहीं करता था, तो अंग्रेज सोचा कि क्यों ना भारत के लोगों के धर्मों को ही नष्ट कर दे। सबका जब अपना अपना धर्म नष्ट हो जाएगा तब जाएगा कहां? ईसाई धर्म ना मानेगा तब। तो जो है आपको गाय का मांस हिंदू धर्म का लोग नहीं खाता है, और जो गाय का मांस खाता है वो हिंदू ना है। ठीक है, हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया, माता का दर्जा दिया गया। जो ऐसा करता है वो हिंदू ना है। ठीक है, दूसरी बात, और इस्लाम धर्म में सुअर का नाम लेना तक वर्जित है। मुस्लिम सुअर का नाम नहीं ले सकता है, नहीं लेता है वो। ठीक है, और सुअर का मांस खाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये करके जो है हिंदुओं के धर्म को नष्ट करना चाहता था अंग्रेज। और यही घटना कारण बना। बाद में जाकर विद्रोह हुए, और फिर जब विद्रोह जोर शोर से होने लगा तो विद्रोह में भाग लेने वाले सभी नेता आपस में मिले। नाना साहब, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, सब आपस में जब मिले ना, तो सब जब मिलन होता है तो वार्तालाप भी होता है। जब मिले तो बात भी हुआ, और जब बात हुआ तो पता चला सबका कारण तो एक ही है, और वह है अंग्रेज। सबका कारण एक है, वह है अंग्रेज। अंग्रेज से नाना साहब परेशान, बेगम हजरत महल परेशान, झांसी की रानी परेशान, सब परेशान। तब फिर इन लोगों ने आपसी एकजुटता दिखाते हुए सब एक होकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत से काम करना शुरू कर दिए और कर दी। कुछ महिला कुछ पुरुष भी थे। तो देखिएगा, ये निष्पक्ष विश्लेषण है। 1857 की क्रांति की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। शुरू में तो धर्म को लेकर विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन बाद में जब विद्रोह आपको चल पड़ा, जब विद्रोह चल पड़ा, सब नेता आपस मिले तो सबको लगा ये सब तो सब के प्रॉब्लम का एकमात्र कारण अंग्रेज है। तो बेहतर यही है हम सब मिलकर के अंग्रेज को भारत से बाहर कर दें। तो ये तो स्वतंत्रता आंदोलन बात हो गई, और चर्बी युक्त कारतूस वाला जो मामला है वो धर्म वाला बात हो गया। तो अब आइएगा यहां पर एसेन ने 1857 के विद्रोह को लेकर क्या कहा है। एसेन ने 1857 के विद्रोह को लेकर यह कहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। यह एसेन का स्टेटमेंट है। सबसे निष्पक्ष होकर 1857 की क्रांति के विषय में जिसने लिखा है वह विद्वान है एसेन। क्लियर है? तो बताइए हो 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार
अच्छा, 1857 नामक पुस्तक की रचना किसने की? किसने की है? अच्छा, 1857 के विद्रोह को लेकर किसने यह कहा है कि इसकी शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, परंतु इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर आए? एसएन सेन। एसएन सेन का स्टेटमेंट ई वाला, एक दूसरा स्टेटमेंट है, ई वाला स्टेटमेंट ना है तो नीचे से लिखिएगा तो। अरे ई वाला स्टेटमेंट ना है महाराज, है तरीके जो बोल रहे हैं लिखिए ना, लिखिए। लिखिए एसएन सेन का मानना था कि एसएन सेन का मानना था कि एसएन सेन का मानना था कि लिखिए, एसएन सेन ने एसएन सेन का मानना था कि एसएन सेन का मानना था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ है। चलिए ठीक है, अब जो है इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। होमवर्क कर रहे हैं ना? होमवर्क कीजिए अच्छा से, ठीक है।